हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नई यूनिट शुरू कर रहे हैं, जो आपके फिजिक्स की प्रथम प्रश्न पत्र जो इलेक्ट्रोफिजिक्स है उसका एक प्रथम यूनिट है। ठीक है, इस यूनिट में कई सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। राइट, देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें मेनली आपके सिलेबस में 4 टॉपिक कवर किए गए हैं। देखिए, जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स, मतलब विद्युत आवेश, कूलम्ब बल और विद्युत क्षेत्र। देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्ज पर इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अभी जस्ट थोड़े समय में ही। बिल्कुल बस बने रहिए हमारे साथ। कूलम्ब्स बल और इलेक्ट्रिकल फील्ड्स पर हम आगे चर्चा करेंगे। राइट, जो दूसरा टॉपिक इसका है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स एंड गाउस थ्योरम, मतलब क्या है, विद्युत फ्लक्स एंड गाउस की प्रमेय। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। राइट, और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें हम विद्युत विभव के बारे में सीखने का प्रयास करेंगे। और जो चौथा है वो है डाई इलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटर्स, यानी कि परावैद्युत और संधारित्र, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब हम इन 4 चैप्टर में दी गई पर्याप्त जानकारी को हासिल कर लेंगे तो उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं उसको भी हम सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आखिर में डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसका हम अर्थ समझ रहे हैं तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन से ले सकते हैं, और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिरता या विरामशीलता। यानी कि मतलब क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन के से आवेश से आवेशित वस्तु में जो गुण उत्पन्न होते हैं उसका हम विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन के विराम अवस्था के आवेश से आवेशित किसी वस्तु में उत्पन्न गुण का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की इतनी शाखाओं में डिवाइड करने के बाद, इसका अध्ययन करने के बाद जो हमको जानकारी हासिल होती है उसको हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करते हैं। राइट, है ना। देखिए, जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है इसमें जो पहला एप्लीकेशन है, देखिए इसका हम सबसे ज्यादा यूज फोटोकॉपी में करते हैं, काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, है ना। फोटोकॉपी करवाने जाते हो तो उसमें जो थ्योरी यूज होती है, जो प्रिंसिपल्स यूज होते हैं उस मशीन के निर्माण में या उसके कार्य प्रणाली में, वो कौन से होते हैं, यही होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल। ओके, और जो दूसरा है वो है सोर्स ऑफ हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज, यानी कि यदि उच्च विद्युत वोल्टेज चाहिए आपको, और यदि आप कोई मशीन बना रहे हो जैसे बॉन्डिंग ग्राफ से लेकर, तो उसमें जो आप प्रिंसिपल यूज करोगे वो कौन होंगे, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर। देखिए, आधुनिक युग में कितना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है, चिमनी के धुएं, बहुत ज्यादा औद्योगिकीकरण हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो जो औद्योगिकों से जो धुआं फैक्ट्रियों से निकलता है उससे प्रदूषण से रोकने के लिए एक अवक्षेपण का काम किया जाता है, जिसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत अवक्षेपण, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें इसकी कार्य प्रणाली में जो सिद्धांत यूज होता है वो सिद्धांत यहीं से लिए जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, लाइटनिंग। देखिए, प्रकृति में एक बड़ी अलौकिक घटना घटती है बरसात के समय, लाइटनिंग। जो लाइटनिंग की यदि हमको व्याख्या करनी है, इसका विश्लेषण करना है, ये कैसे होती है, कब होती है, क्या क्या इसमें परिवर्तन होता है, तो इसमें हम इसकी पूर्ण व्याख्या के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ही प्रिंसिपल एंड थ्योरीज का उपयोग करते हैं। अच्छा, अगली बात पेंट्स स्प्रे। जो आप पेंट की स्प्रे करते हुए मशीनें देखते हो, बहुत तेजी के साथ पेंट की स्प्रे करते हैं, तो जो इसमें प्रिंसिपल्स या थ्योरी यूज होती है इसके कारण प्रणाली उसके बनाने में, वो कौन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से।
अगला है एटॉमिक स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु की संरचना। देखिए आपको पता है इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं सब काहे की बनी है, एटम्स की बनी। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कुछ भी हो, यूनिवर्स के अंदर यदि कोई भी चीज उपस्थित है और वो मैटर है, वैसे वास्तव में दो ही चीजें हैं, मैटर और एनर्जी। और यदि वो मैटर हो तो काहे का बना होगा, एटम्स का ही बना होगा। क्लियर होगा। और यदि इस एटम्स की स्ट्रक्चर को पता करना है तो हमको यही जाना होगा, कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल्स की ही कुंडी को खटखटाना पड़ेगा। अच्छा, अब हम अपने प्रथम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है या पहला चैप्टर है आपके फिजिक्स के बुक में, वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, कूलम्ब्स फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। तो देखिए पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, यानी कि विद्युत आवेश क्या चीज है, विद्युत क्या चीज है, इसको समझिए आप। देखिए जो बहुत पुराने समय से ही लोगों को हालांकि जानकारी नहीं थी, लेकिन लगभग 600 BC के आसपास एक व्यक्ति थे थेल्स। उन्होंने क्या किया, ये यूनान के रहने वाले भौतिकवेत्ता थे। उन्होंने क्या किया, अंबर की छड़ को एक ऊल के यानी कि ऊन के टुकड़े पर रगड़ा या रेशों पर रगड़ा, तो इनको एक अजीब सी विलक्षण गुण इसमें दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि ये जो जब रगड़ा तो इसमें जो अंबर की छड़ थी या ऊन का एक टुकड़ा था, वो हल्की वस्तुओं, बहुत हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। तो ये जब ऐसा गुण देखा, तो ये गुण इन्होंने देखा तो जरूर, लेकिन इसके बारे में इन्होंने व्याख्या नहीं की। इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन इसके कुछ समय बाद, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास, गैलीलियो के समय के ही एक तो वैज्ञानिक गिलबर्ट सामने आए और उन्होंने कई सारे वस्तुओं को आपस में रगड़ा और उन्होंने कहा कि इन्हीं की वस्तुओं के ही रगड़ने से आकर्षण का गुण नहीं पैदा होता है, कुछ और भी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको आपस में रगड़ने से आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण पैदा होता है, वस्तुओं को, आकल की वस्तुओं को आकर्षित करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, गिलबर्ट ने भी यही चीज की, उन्होंने कई सारी वस्तुओं को लिया और आपस में रगड़ा और ऐसे ही कुछ उन्होंने जानकारी हासिल। लेकिन और इस आधार पर ये थेल्स यूनान के थे, जहां पर यानी कि ग्रीक भाषा में अंबर को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसी आधार पर जो ये आकर्षण रगड़ने के बाद जो इनमें आकर्षण का गुण आ जा रहा था हल्की वस्तुओं का, उसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युतशीलता यानी कि विद्युत। क्लियर हो गया। लेकिन इस आधार पर यदि हम इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत की परिभाषा देखें तो हम क्या कह सकते हैं, हम यही कह सकते हैं किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होने वाले आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं या विद्युत कहते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमने बोल दिया है, बट इनकी जानकारी थेल्स जी को नहीं थी। इस आधार पर तो हम यही कह सकते हैं ना कि रगड़ने के बाद जो इसमें आकर्षण का गुण आ जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन की कमी अधिकता की वजह से है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड सेल या इलेक्ट्रिकल चार्ज। अच्छा, ये जो चीज थी, जो सब थेल्स ने देखा, ये इसको इन्होंने तो व्याख्या कर नहीं पाए कि आखिर हो क्यों रहा है। तो देखिए, इसके बारे में डिफाइन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई और बहुत सारी थ्योरीज फेल भी हुई। उसमें से जो एक थ्योरी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेल डिफाइन करती है कि आखिर ये प्रक्रिया हुई कैसे, है ना। तो इसको समझते हैं। देखिए, जो ये इस थ्योरी का नाम है वो है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी कि विद्युतशीलता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस थ्योरी में क्या बताया गया है उसको हम सीखेंगे अभी, लेकिन इस थ्योरी को यदि हमको बेहतर तरीके से समझना है तो हमको पता होनी चाहिए कि एटम्स की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, जो ये थ्योरी है वो थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो आपको पता होगा कि जो थॉमसन है, रदरफोर्ड है और नील्स बोर है, इन्होंने एटम्स के बारे में काफी कुछ बताया है और इन्होंने ही इस फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए ये सिद्धांत भी दिया है।
है ना। तो पहले हम एटम्स के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करते हैं। देखिए बेसिकली जो एटम्स होता है उसमें यदि हम स्थान के आवेश पर स्थान के आधार पर डिवाइड करना चाहें, आयतन के आधार पर इसको डिवाइड करना चाहें तो दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका मेन पार्ट बहुत ही ज्यादा डेंस पार्ट, जहाँ पर सबसे ज्यादा आयतन इसका होता है वो होता है न्यूक्लियस, है ना। अच्छा, और जो इसका बाहर का भाग होता है बहुत ज्यादा डेंस पार्ट हो गया इसका न्यूक्लियस, और भी जो बाहर का भाग बचा हो गया आउटर भाग। क्लियर हो गया। अब देखिए जो एटम्स होता है, एटम्स में भी कई सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है। इतनी बेसिक जानकारी तो होगी। तो देखिए न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्लियर हो गया। अच्छा, जो नाभिक के बाहर की कक्षाएं होती हैं, हालांकि अब तो एटम्स की स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड हो चुकी है और ये बताते हैं कक्षा नहीं होती है, त्रिविम क्षेत्र होता है और इलेक्ट्रॉन की जहां पर ये घूमता है उसको वेव के रूप में भी मान सकते हैं। इसको जो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब सीखेंगे, इसी में है, फिजिक्स में ही सीखना है आपको। लेकिन यहाँ पर बस इतना ही, जो इलेक्ट्रॉन है अपने त्रिविम क्षेत्र में घूमता है, ठीक है। इसको हम कक्षा मान लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस जो पूरा का पूरा एटम्स है वो नाभिक से कई सारी कक्षाएं होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गति करेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। कुछ कक्षाएं इसके पास होंगी, कुछ कक्षाएं दूर होंगी। क्लियर। जो कक्षाएं इसके काफी ज्यादा पास होंगी, ठीक है, ये देख लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। जो कक्षाएं इसके काफी ज्यादा न्यूक्लियस के पास होंगी उन कक्षाओं पर, लेकिन नाभिक में प्रोटॉन्स है, इस पर पॉजिटिव आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव। इसका मतलब जो कक्षाएं नाभिक के पास होंगी उस पर नाभिक के प्लस का माइनस पर बहुत ज्यादा आकर्षण होगा, तो इन्हें निकालना काफी ज्यादा मुश्किल काम होगा। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन और इनको बहुत ज्यादा मुश्किल काम होगा, इसीलिए इनको हम कहते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। नाभिक में बद्ध इलेक्ट्रॉन, यानी कि इनको आसानी से बाहर निकाला नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो इसके आउटर मोस्ट सेल में होते हैं। आउटर मोस्ट सेल मतलब सबसे बाहरी कक्षा में होते हैं और उनको आसानी से पृथक किया जा सकता है, राइट। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को रगड़ें तो इसमें के जो एटम्स हैं और उनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनके रगड़ने से जो एनर्जी मिलती है और एनर्जी पा करके ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बाहर वाली कक्षा से बाहर आ जाते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो इस पे जहां से ये मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, और इसमें से यदि इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए और ये किसी दूसरी छड़ पर आ गए, ठीक है, किसी दूसरी छड़ पर आ गए, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तो हो गई कमी और यहाँ पर हो गई इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। तो इस आधार पर इस पर कौन सा गुण हो गया, यानी कि इस पर कौन सा आवेश आ गया पॉजिटिव और इस पर कौन सा आवेश आ गया निगेटिव। इतनी बात क्लियर हो गई। यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को आप बहुत तरीके से समझ लीजिए। यदि आपसे कोई कहे किसी वस्तु पर पॉजिटिव आवेश है तो ये बताइए उस पर प्रोटॉन्स की अधिकता है, उस पर क्या हुआ है, प्रोटॉन्स उस पर आए हैं या प्रोटॉन्स पर आए हैं या इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। तो आपका आंसर ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं। यानी कि देखिए प्रोटॉन्स अपने इस नाभिक को छोड़ ही नहीं सकते, तो ये कहीं जा ही नहीं सकते। यानी कि जो ये आवेश की उत्पत्ति होने का फिनोमिना है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से ही उत्पन्न हो रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब पूरी की पूरी इलेक्ट्रोफिजिक्स में पूरा का पूरा काम किसका है, इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही, इलेक्ट्रॉन के मूव से ही क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी की जैसे गुण या आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण मिलता है। यहाँ पर इतनी बात क्लियर हो गई बिल्कुल अच्छी तरीके से। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, और एक चीज को समझ लेते हैं। ये जो पॉजिटिव आ गया है, ये निगेटिव आ गया है, चलिए ठीक है।
पॉजिटिव आ गया है, निगेटिव आ गया है। तो जो पॉजिटिव और निगेटिव चिन्ह है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन शब्द का यूज किया था, धनावेश और ऋणावेश। यदि किसी पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं धनावेश। यदि कहीं पर इंक्रीज हो जाता है या बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऋण आवेश। इतनी बात क्लियर हो गई। और इस कमी और अधिकता की वजह से जो इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जा रहा है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी या विद्युतशीलता। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? अच्छा ठीक है, अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में हम, क्लियर हो गई? क्लियर हो गई? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके इलेक्ट्रॉन्स को जो आवेश उत्पन्न हो रहा है, इसके कितनी विधियां हो सकती हैं, इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की गुण सीखने का प्रयास करेंगे। आखिर इलेक्ट्रॉन में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि बिना नोट्स के कोई भी काम होने वाला नहीं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।